30। मुझ में तू मुझसे ज्यादा है। कार को रिदम ने एक मॉल के आगे रोका। 5 मिनट में आया कहकर वो मॉल के अंदर चला गया। कबीर ने एक नजर यामी को देखा और आंखों ही आंखों में उसे दिलासा दिया। राशि भी बोलने लगी। रिदम समझदार है यामी, तुम दोनों में से किसी की भी बात की गलतफहमी नहीं हो सकती, तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो बात कर ही रहे थे जब रिदम वापस आ गया। उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स थे। उसने पीछे बैठे कबीर को सब पकड़ाया और ड्राइव करने लगा। यामी ने कुछ कहना चाहा तो रिदम ने मुंह पर उंगली रख उसे चुप रहने का इशारा किया। वो यामी से नाराज नहीं था, बस उसे कुछ वक्त चाहिए था, इसीलिए वो अभी बात नहीं कर रहा था। कार को ब्यूटी पार्लर के बाहर रोक उसने यामी को उतरने का इशारा किया। यामी ने डबडबाई आंखों से रिदम को देखा और कार से उतर गई। राशि को रिदम ने यामी के साथ ही रुक जाने को कहा। जब यामी जाने लगी तो रिदम ने कहा, गुड़िया को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं ख्याल रख लूंगा। रिदम ने जैसे ही कहा, यामी ने उसे हग कर लिया और जो आंसू उसने कब से अपनी आंखों में रोक रखे थे वो बह निकले। रिदम ने उसके आंसू पोंछे। शांत हो जाओ यामी, क्या हर वक्त रोती रहती हो? मुझे तुम्हारा ये रोना धोना पसंद नहीं है। रिदम के ऐसा कहने पर छोटी यामी ने भी तोतली जुबान में कहा, पसंद नहीं। और उसकी बात सुन यामी और रिदम दोनों मुस्कुरा उठे। डैडा, डैडा, मम्मा। उस नन्ही यामी के मुंह से खुद को डैडा सुन रिदम मुस्कुरा उठा। उसके आंखों के किनारे गीले हो उठे थे। वो मासूम सी जान रिदम को खुद के सीने में धड़कते हुए महसूस हुई थी। क्या कहा आपने? एक बार फिर बोलो, बोलो। रिदम ने उसका हाथ चूम लिया। डैडा, डैडा। वो बोल मुस्कुरा उठी थी और उसकी छोटी सी खिलखिलाहट में रिदम सब कुछ भूल बैठा था। उसके माथे पर किसकर उसने उसे गले लगा लिया और यामी दोनों को देखकर मन ही मन भगवान को शुक्रिया कर रही थी। चलो मिसेस रिदम, अब आप तैयार हो जाइए और हम बाप बेटी भी तैयार होने जा रहे हैं। ऐसा बोल रिदम नन्ही यामी को लेकर कार की तरफ बढ़ गया। उसने यामी को कबीर की गोद में दे दिया और खुद ड्राइव करने लगा। दोनों घर पहुंचे और रिदम ने यामी को गोद में लेकर उसे पुचकारने लगा। मेरा बच्चा कुछ खाएगा? यामी ने ना में सिर हिला दिया। ओके मेरा बच्चा। रिदम को इतना प्यार आ रहा था यामी पर कि वो खुद भी यामी और उसका क्या कनेक्शन है समझ ही नहीं पा रहा था। इधर यामिनी आग बबूला हो रही थी और गुस्से में बड़बड़ा रही थी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यामी, तुम मेरे सपनों पर पानी नहीं फेर सकती। आखिर तुम मुझसे ये सब कुछ नहीं छीन सकती। इस पर मेरे बेटे का हक है, बस मेरे बेटे का। तिथि यामिनी के सामने खड़ी थी और फिर वो उसे देखकर बोली, तुमसे एक काम नहीं हुआ लड़की। तुम अब मेरे लिए किसी काम के नहीं। तुम दोनों बहनें एक जैसी हो, काम खराब करना बस जानती हो बस। तिथि बस यामिनी को घूर रही थी। आपके कहने पर मैंने सालों पहले रिदम को छोड़ा था। काश मैंने वो गलती ना की होती तो आज रिदम मेरा होता। आखिर आप रिदम से चाहती क्या है? उस वक्त तो मैं नहीं समझ पाई थी और मुझे रिदम के प्यार का एहसास नहीं था, इसीलिए मैंने इतने बड़े नाटक में आपका साथ दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आप आखिर रिदम से क्या चाहती हैं? यामी से तो आपको जायदाद चाहिए, पर रिदम, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? यामिनी तिथि के बात पर तेज तेज हंसने लगी। उसने नहीं, उसके बाप ने। और माँ बाप का कर्ज आखिर बच्चों को ही उतारना पड़ता है ना। बस वही कर्ज उतार रहा है और जब तक मैं उसकी खुशियों में आग ना लगा दूं मुझे चैन नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तिथि तो यामिनी की सोच सुनकर दंग ही रह गई। आपने ये सब रिदम को तकलीफ पहुंचाने के लिए की और मैं पागल, मुझे लगा आप मेरे अच्छे के लिए मेरा साथ दे रही हैं। मुझे लगा शायद मैं कभी रिदम का एहसान ना चुका पाऊं, इसीलिए मैं हमेशा उससे दूर होना चाहती थी ताकि मुझे रिदम की मोहब्बत के बदले दिखावा ना करना पड़े। चुप हो जाओ, यामिनी चीख पड़ी। अपनी ये राम कहानी किसी और को सुनाना,
जा सकती हो अब तुम। तिथि मरे कदम से अपने घर की तरफ बढ़ गई। आज उसके पास कुछ भी नहीं था, ना रिदम की दोस्ती, ना उसका प्यार, और ना ही उसकी बहन की आखिरी निशानी। वो अकेली थी और अपने सफर में अकेले ही रह गई थी, और अब शायद ताउम्र उसे अकेले ही रहना पड़ेगा। इधर रिदम ने जो शॉपिंग किए थे, कबीर ने जब उसे खोल कर देखा तो उसमें बहुत ही प्यारी सी ड्रेस थी जो एक छोटी बच्ची की थी। और कबीर को समझते देर नहीं लगी कि ये यामी के लिए खरीदा है रिदम ने। जाने मन, तूने मेरा दिल जीत लिया यार। कबीर ने ये कहते हुए रिदम को गले से लगा लिया। रिदम ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और नन्ही सी यामी की तरफ बढ़ गया। उसने उसके गालों को छुआ तो वो खिलखिला उठी। चलो, मैं अपने प्रिंसेस को तैयार कर दूं। मम्मा डैडा की शादी में जाएगी मेरा बच्चा। मम्मा, मम्मा, मम। यामी ने कई बार मम्मा दोहराया तो रिदम को लगा जैसे वो अपनी मम्मा को मिस कर रही है। हम अभी जाएंगे मम्मा के पास। और उसकी बात सुन, वो एक बार फिर मुस्कुरा उठी। उसने एक एप्पल काट कर एक टुकड़ा यामी को दिया खाने को और उसके कपड़े चेंज करने लगा। कपड़े चेंज करते वक्त रिदम ने देखा उस नन्ही सी जान के बाजुओं में उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। और ये देख रिदम को इतनी तकलीफ महसूस हुई थी और उसे तिथि से नफरत महसूस हुई थी। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 31, मुझ में तू मुझसे ज्यादा है। कबीर तैयार होकर रिदम के पास आया। दूल्हे राजा अब तैयार हो गए या और टाइम लेने का इरादा है? उसने रिदम को छेड़ते हुए कहा। रिदम यामी के बालों की पोनी बना रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रिदम का एकदम ठंडा रिएक्शन देख के कबीर ने उसे सॉरी कहा। सॉरी यार, पर मैं तुझे बताने ही वाला था कि मैं और यामी। कबीर ने इतना ही कहा था जब रिदम बोल पड़ा। मुझे कुछ नहीं सुनना और अपनी सॉरी अपने पास रख। शादी कर लूं उसके बाद निपटूंगा तुम दोनों भाई बहन से। इतना बोल रिदम मुस्कुरा उठा और उसे मुस्कुराता देख कबीर ने पीछे से उसे हक कर लिया। थैंक यू यार इतना समझने के लिए। तू तू सच में बेस्ट है यार। कबीर रिदम की तारीफ करने लगा और उसकी बात सुन रिदम ने अपने कान बंद कर लिए। मामा। नन्ही सी यामी मामा मामा कर कबीर के पैरों से लिपट गई और उसे देख कबीर खुश हो गया। उसने उसे गोद में उठाया और ढेर सारी पुचकियों की बरसात कर दी। और यामी अपने गालों को साफ करते हुए छी, मामा छी छी कहने लगी। डैडा, उसने रिदम को पुकारा। जी मेरी गुड़िया। कबीर क्यों तंग कर रहे हो उसे तुम? हाँ, रिदम ने झूठ मूठ में कबीर को डांटा और यामी मुस्कुरा उठी। वो कबीर की गोद से रिदम के पास चली गई। रिदम ने यामी को कॉल करने का और तीनों उसे लेने निकल गए। रिदम यामी के साथ खेल रहा था और कबीर ड्राइव कर रहा था। जब कबीर ने पूछा, क्या लगता है जाने मन, यामी की कस्टडी तुम दोनों को मिलेगी? रिदम ने एक बार कबीर को देखा और गहरी सांस लेता हुआ बोला, ये तो तय है कि कस्टडी हमें ही मिलेगी, पर मुझे कुछ बड़ा ही अलग लग रहा है। जिस तरह स्नेह का एक्सीडेंट और बहुत सी चीजें उसकी जिंदगी में हुई और शालिनी का उसकी जिंदगी में आना जाना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं जब तक तह तक नहीं पहुंच जाता, मैं जान नहीं लेता कि आखिर इनकी जिंदगी में चल क्या रहा था। चैन से नहीं बैठूंगा। इन सब चीजों में मेरी बेचारी गुड़िया। उसने यामी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे देखा और चुप हो गया। दोनों पार्लर के बाहर पहुंच गए थे और रिदम ने यामी को कॉल किया था बाहर आने के लिए, और यामी ने बाहर आने से साफ मना कर दिया। रिदम की वजह पूछने पर उधर से फोन काट दिया। रिदम गुस्से में बड़बड़ाते हुए, जंगली बिल्ली, हर वक्त गुर्राते ही रहती है, और ये बोल कार से उतर गया। क्या कहा तुमने यामी को? हाँ, जरा फिर से कहना। जंगली बिल्ली, आने दो, उसे बताता हूँ। कबीर ने रिदम को छेड़ते हुए कहा। ये बात मुझसे बेहतर तुम जानते हो कबीर कि वो कैसी है। हर वक्त सिवाय लड़ाई झगड़े के उसे कुछ आता ही नहीं, और रोने का भी उसका पसंदीदा काम है ये तो।
वैसे ठीक कह रहे हो जाने मन। हर वक्त बिल्ली की तरह पंजा मारने को आमदा रहती है। उसका बस चले तो मुझे कच्चा ही खा जाए। कुछ बातें याद करते हुए कबीर ने रिदम के हाँ में हाँ मिलाया और फिर कुछ सोचकर दोनों ही जोर जोर से हंस पड़े। अच्छा ध्यान रखना कबीर, गुड़िया का, कह वो पार्लर के अंदर चला गया। अंदर उसे राशि मिली और रिदम गुस्सा करते हुए बोला, कहाँ है तुम्हारी वो आइटम बॉम्ब? इतना उसने कहा ही था कि यामी सामने खड़ी हो गई। यामी को देखकर रिदम का मुंह खुला का खुला ही रह गया। लाइट पिंक और ऑफ वाइट कलर के कॉन्ट्रास्ट लहंगे में वो किसी परी जैसे लग रही थी। और शायद ये रिदम की मोहब्बत थी कि मोहब्बत का रंग बखूबी उस पर निखर कर आ रहा था। राशि ने रिदम के आगे चुटकी बजाई। बस भी करे डॉक्टर साहब, नजर ना लग जाए कहीं हमारी यामी को। तुम ठीक कह रही हो। क, काजल लगा दो तुम, रिदम ने अटकते हुए कहा। और राशि उसकी बात पर बिना हंसे रह नहीं पाई थी। अच्छा चलो, अब जल्दी चलो वरना मुहूर्त का टाइम हो रहा है। ये कह राशि बाहर चली गई। रिदम ने यामी को उसके दोनों बाजुओं से पकड़ अपने करीब करते हुए एक बार करीब से निहारा और यामी के गालों पर शर्म की लाली आ गई। वो और भी ज्यादा गुलाबी हो गई थी। मैं उम्र भर तुझको देखूं, मेरा यही इरादा है। मैं हर दिन तुझ में जीता हूँ, मुझ में तू मुझसे ज्यादा है। ये बोलकर रिदम ने यामी की तरफ अपना हाथ किया। चले, और यामी ने बेझिझक होकर अपना हाथ रिदम के हाथ में दे दिया और दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। कार में बैठ सब मंदिर की तरफ बढ़ गए। नन्ही यामी यामी को टुकुर टुकुर देखे जा रही थी और खुद को देखता पा यामी ने उसे गोद में ले लिया था। कैसी लग रही है मम्मा, बताओ गुड़िया? और इतना सुनते ही उसने यामी के गालों पर किस कर लिया। गुड। गुड मम्मा, उसने अपनी तोतली जुबान में इतना कहा और यामी को उसकी हरकतों पर टूट कर प्यार आ रहा था। आप भी बहुत प्यारी हो मेरी जान, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। उसने उसके माथे को चूमा और अपने सीने से लगा लिया। और यामी के चेहरे पर इत्मीनान की सुकून और खुशी देख रिदम भी बेफिक्र हो गया। उसे अपना परिवार मुकम्मल होते हुए नजर आ रहा था। एक छोटा सा खुशहाल परिवार। मंदिर पहुंचकर कबीर कार पार्क करने लगा और बाकी सब उतरकर मंदिर की तरफ बढ़ गए। वो जैसे ही मंदिर के दरवाजे के अंदर गए, हाथों में आरती की थाल लिए और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए वो खड़ी सब देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर पीछे खड़े कबीर के मुंह से ओ तेरी निकला। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 32, मुझ में तू मुझसे ज्यादा है। वहां बानी आरती का थाल लिए मुस्कुरा रही थी और रिदम कबीर के उड़े हुए होश को देख मन ही मन हंस रहा था। बानी ने रिदम और यामी की आरती उतारी और दोनों को मंदिर की तरफ चलने को कहा। कबीर बानी को इग्नोर कर छोटी यामी को गोद में लिए आगे बढ़ गया। यू आर सो लकी माई गुड़िया, आपको आपकी अम्मा बाबा की शादी के लड्डू खाने मिल रहे हैं। और छोटी यामी उसकी बात पर मुस्कुराई थी, मानो जैसे उसे सब कुछ समझ आ रहा हो। मामा, लड्डू लड्डू ठानी है आपको? उसने टूटी फूटी जुबान में कबीर से पूछा और कबीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहा, जी मेरी गुड़िया, हम दोनों खाएंगे लड्डू। इधर बानी खुद को कबीर द्वारा इग्नोर होता देख थोड़ा मायूस हुई थी, पर उसने अपने ऊपर इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। आखिर उसका खुद का ही फैसला था कि कबीर उससे दूर हो। इधर जैसे ही रिदम और यामी मंदिर के आंगन में पहुंचे, सामने खड़े आदित्य को देख दोनों ही स्तब्ध रह गए। आदित्य चेहरे पर शून्य भाव के साथ खड़े थे और रिदम और यामी को देखे जा रहा था। उनके दिल में क्या चल रहा है इस वक्त ये कोई नहीं जान सकता था। यामी तो अपने पापा को देख भावुक हो उठी थी। उसकी आंखों के किनारे नम हो चले थे। पर वो ये अच्छे से जानती थी कि उसके पापा उसकी शादी अटेंड करने तो नहीं आए हैं। तो कुछ तो होने वाला है यहाँ, और ये सोचकर भी उसे डर लग रहा था। रिदम,
आदित्य को देख एक बार को नफरत भरी निगाहों से देखा और यामी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। चलो यामी, उसने यामी से कहा और मंडप की तरफ बढ़ गया। जैसे ही दोनों ने कदम बढ़ाए, पीछे से आती यामिनी की आवाज सुन वो रुक गए। देखा आपने, आपकी लाडली कैसे दुश्मन के बेटे संग शादी के बंधन में बंधने को तैयार है। यामिनी की आवाज सुन रिदम और यामी एक बार फिर दोनों एक जगह पर रुक गए। यामिनी ने फिर बोलना शुरू किया। किसी दूसरे से क्या ही कहा जाए आदित्य, जब आपके खुद के खून में ही खोट हो। आदित्य अब भी चुप था। वो बस एक टक यामी को देख रहे थे और उन्हें एहसास हो रहा था कि अपने बेटी के बचपन से लेकर उसकी जवानी में कदम रखने तक का जो भी वो सफर था, उसे उन्होंने धूमिल कर दिया था। न जाने क्यों, पर उनके अंदर का जो पिता था, वो आज उनके मान सम्मान पर हावी हो रहा था। तभी तो आज वो यहाँ खड़े थे, सिर्फ यामी की खुशी के लिए। उन्हें एहसास हुआ कि यामी अब सच में इतनी बड़ी हो गई। उन्हें एहसास हुआ बाप बेटी के रिश्ते में जो वो मोहब्बत भरा खुशनुमा पल होता है, उन दोनों ने उन पलों को मिस कर दिया अपने जीवन में। यामिनी के चीखने चिल्लाने की आवाज से आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आए और यामिनी की बात सुन उन्हें गुस्सा आने लगा। वो दांत पीस कर यामिनी पर झल्ला उठे। बस करो यामिनी, मेरी बेटी को भला बुरा कहना बंद करो। और आदित्य की बात सुन अब चौंकने की बारी यामिनी की थी। उसने आदित्य को खा जाने वाली नजर से देखा। तुम्हें याद नहीं है शायद आदित्य कि इस लड़के के बाप ने। तभी आदित्य चिल्लाए, चुप, एकदम चुप। अब आप कुछ नहीं कहेंगी। बहुत सुन ली मैंने आपकी, सालों पहले भी। आपकी सुन, एक गलती की थी मैंने, पर अब नहीं। यहाँ बात मेरी बेटी की खुशियों की है और अब मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। यामिनी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका भाई उसके खिलाफ जा सकता है। वो आदित्य की बात सुन चुप हो गई थी और चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। आदित्य ने यामी को देख अपनी बाहें फैला दी और यामी ने जब देखा तो उसके कदम खुद ब खुद आदित्य की तरफ बढ़ गए। वो रोती हुई आदित्य के सीने से जा लगी और आदित्य ने प्यार से उसके पीठ को थपथपाया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी हर खुशी से तुमको वंचित रखा। वो प्यार नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। मुझे माफ कर दो यामी। आदित्य बोलते बोलते रो पड़े थे। उन्हें खुद के द्वारा किए हुए बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। यामी ने सिसकते हुए अपने पापा के आंसू पोंछे और उन्हें चुप होने के लिए कहा। डैड, आप खुद को कसूरवार मत समझिए। मेरे दिल में आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। बस आज से कभी भी मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा, प्रॉमिस कीजिए। यामी ने बच्चों की तरह अपनी हथेली को आदित्य के आगे कर दिया था और आदित्य ने भी नम आंखों से मुस्कुराते हुए अपने हाथों को उसकी हथेली पर रख दिया और दोनों ही मुस्कुरा उठे। रिदम को यामी की मुस्कुराहट से सुकून मिला, पर आदित्य के लिए जो नफरत थी उसके दिल में, वो उसे कम नहीं कर पाया और उसके पीछे की जो वजह थी वो बहुत गहरी थी। यामिनी गुस्से में पैर को पटकते हुए जा चुकी थी। उसे अब कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। तभी कबीर ने माहौल को हल्का करते हुए यामी को छेड़ा। बस करो ये आंसू बहाना, पहले शादी तो कर लो, या ज्यादा जल्दी है रिदम के साथ जाने की। और उसकी बात पर यामी ने 3-4 मुक्के कबीर पर बरसा दिए थे और उन दोनों की हरकत पर सभी हंस पड़े। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 33, मुझ में तू मुझसे ज्यादा है। यामी और रिदम मंडप में बैठे थे और वहां मौजूद हर शख्स उन दोनों को साथ में देख मुस्कुरा रहा था। आदित्य बार बार अपने नम आंखों के किनारे साफ कर रहे थे। कबीर अपनी इकलौती बहन को दुल्हन के रूप में देखकर खुश था। राशि भगवान को बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने इतनी मुश्किलों के बाद
उनको मिला दिया था। कुछ मंत्र उच्चारण के बाद पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े कर दिए और फेरों के साथ वचन दिलाने शुरू कर दिए, जो कुछ इस प्रकार थे। पहला वचन। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास या अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पहले पंडित जी मंत्र उच्चारण करते, उसका हिंदी में दोनों दूल्हा दुल्हन को उसका मतलब समझाते। दूसरा वचन। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन को सुन रिदम थोड़े पलों के लिए सकुचाया था। उसने एक गहरी निगाह आदित्य पर डाली थी और कुछ सोच विचार के बाद उसने इस वचन को दोहराया था। यामी ने रिदम का ये रिएक्शन साफ तौर पर देखा था, पर वो अच्छे से इस बात को जानती थी कि बाद में सब ठीक हो जाएगा। उसे रिदम पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने हल्के से उसके हाथों को दबा दिया। तीसरा वचन। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। रिदम ने ये सुनते ही कहा, मैं उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यामी, तुम मुझे हर तरह से पसंद हो, लड़ती झगड़ती रोती मुस्कुराती। मैं उम्र के हर पड़ाव में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये बात वहां खड़े सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी था। सब मंद मंद मुस्कान के साथ यामी और रिदम को वचन लेता हुआ देख रहे थे। चौथा वचन। कन्या चौथा वचन ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। दोनों मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे को वचनबद्ध कर रहे थे। दोनों के ही आंखों में भरोसा और मजबूत रिश्ते की झलक साफ दिख रही थी। पांचवा वचन। इस वचन में कन्या कहती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। और रिदम इसे सुनकर हंसा था। मेरे ख्याल से ये मुझे पूछना चाहिए यामी से कि वो मेरी सुनेगी भी या नहीं। और उसकी बात पर मंदिर का पूरा आंगन ठहाकों से गूंज उठा था। यामी ने उसे आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा किया था, जिसे रिदम ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। छठा वचन। कन्या कहती है यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहां सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। आखिरी वचन में यामी और रिदम दोनों ही एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे और रिदम तो मानो अपनी आंखों से ही यामी से कह रहा था, तुम बेफिक्र रहना, मैं तुम्हें किसी भी तरह से कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। सातवां वचन। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार ना बनाएंगे। यदि आप मुझे ये वचन दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसी तरह सारे वचन लेने के बाद उनके फेरे पूरे हो जाते हैं और मौका पाकर यामी की सहेलियां राशि और बाकी मिलकर रिदम का जूता गायब कर देते हैं। कबीर जो कि रिदम का इकलौता दोस्त था,
लड़की वालों की तरफ से होने के कारण कुछ कह नहीं पाता था। जब फेरे हो रहे थे, रिदम ने यामी का हाथ ऐसे पकड़ रखा था मानो कभी वो छोड़ना ही नहीं चाहता वो। और ये सच्चाई भी थी। वो यामी से बेहद प्यार करता था और यामी भी उसे उतना ही प्यार करती थी। फेरों के बाद रिदम ने यामी के मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाकर हमेशा के लिए यामी को अपने अधीन कर लिया। वो यामी को देख मुस्कुरा रहा था। भरे हुए मांग में यामी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसके नाक पर गिरे सिंदूर के छींट उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 34, मुझ में तू मुझसे ज्यादा है। राशि जूते हाथों में लेकर खड़ी थी और रिदम ने उसके डिमांड से पहले ही उसके हाथों में एक सुंदर सी ज्वेलरी बॉक्स रख दी। राशि ने मुस्कुराते हुए वो बॉक्स लिया और रिदम को उसके जूते वापस कर दिए। रिदम जूते पहनते हुए राशि से कहने लगा, एक बार बॉक्स ओपन तो कर लो। और रिदम के इस तरह सस्पेंस तरीके से कहने पर राशि ने उस बॉक्स को ओपन किया था। जैसे ही उसने बॉक्स ओपन किया, उसकी चीख निकल गई। वो चीखते हुए बॉक्स को फेंक यामी से लिपट गई और घूर घूर कर उस बॉक्स को देखने लगी। और रिदम तो हंस हंस के लोटपोट हो गया था। उसकी तो हंसी ही कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। यामी ने जब रिदम को हंसता हुआ देखा तो वो समझ गई कि रिदम ने कोई मजाक किया है। उसने आगे बढ़कर वो बॉक्स उठाया और उसे उत्सुकता से देखने लगी कि ऐसा क्या है इसमें, जिसे देखकर राशि डर गई। उसने जैसे ही बॉक्स को ओपन किया, स्नैक जैसा कुछ निकलकर उसके हाथों पर आ गया और इस बार चीखने की बारी यामी की थी और वो अपनी जगह पर ही उछलने लगी और उस बॉक्स को भी घबराहट में फेंक दिया। और यामी की इस हरकत पर सब हंस पड़े थे, सिवाय राशि के, क्योंकि वो भी उसी डर और घबराहट से गुजर रही थी जिससे यामी गुजर रही थी। सबको हंसता देख यामी ने खुद को नॉर्मल किया और रिदम को नाराजगी भरी निगाहों से घूरा। रिदम ने जब राशि और यामी का फूला हुआ चेहरा देखा तो एक बार और हंस पड़ा और हंसते हुए उसने सेम वैसा ही एक और बॉक्स निकालकर राशि के आगे रख दिया। राशि ने इस बार रिदम से बॉक्स लेने से साफ इनकार कर दिया और रिदम की एक बार फिर हंसी छूट गई। पर उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल कर राशि से कहा, साली साहिबा, ये देखिए। उसने बॉक्स ओपन कर राशि की तरफ बढ़ा दिया जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत गन्नू जी यानी गणेश जी का पेंडेंट था। और राशि उसे देखकर खुशी से उछल पड़ी, ये तो बहुत ही प्यारा है। थैंक यू जीजू। राशि ने रिदम को साइड हग देते हुए थैंक यू कहा और वो पेंडेंट यामी को दिखाने लगी। यामी ने कहा, ये तो बहुत ही प्यारा है, पर आपने ये कब लिया रिदम? रिदम ने कहा, वो सब छोड़ो, अभी घर चलना है। और उसने नन्ही सी यामी को गोद उठा लिया। घर चले बेटू? उसने यामी के गालों को खींच कर पूछा और यामी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। यामी ने एक बार अपने पापा को देखा जो नम आंखों से यामी को अब भी देख रहे थे। यामी उनके पास गई, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगी, डैड, आप दुनिया के बेस्ट डैड हैं। आप परेशान क्यों होते हैं? मैं हूं ना आपके पास हमेशा डैड। आप टेंशन मत लीजिए। मैं एक दिन में एक बार तो घर आ ही जाया करूंगी, बुआ जी का खून जलाने। उसकी बात सुन आदित्य ने यामी के सिर पर चपत लगाई और मुस्कुरा उठे। यामी ने अपने डैड को हक किया और आदित्य ने प्यार से यामी के माथे को चूम कर उसे आशीर्वाद दिया। सब अपनी अपनी कार की तरफ बढ़ गए। कबीर और बानी अब भी वहीं खड़े थे। कबीर बानी को एकटक देखे ही जा रहा था। जब काफी देर तक कबीर ने कुछ नहीं कहा तो बानी ने पूछ ही लिया, कुछ कहना है आपको? बानी के सवाल को सुनकर कबीर उसके पास आकर खड़ा हो गया। तुम क्यों आई बानी? तुम तुम्हें तो मुझे देखना भी गवारा नहीं था ना? कबीर की बात सुन बानी ने उसे कुछ नहीं कहा और नीचे की तरफ बढ़ गई। मुझे नहीं पता तुम्हें किस बात का डर है या क्या वजह है जो तुम मुझे ठुकरा रही हो, पर मुझे इतना यकीन है तुम भी उतनी ही मोहब्बत करती हो जितना कि मैं करता हूँ, और हो सकता है मुझसे ज्यादा ही करती हो। तुम्हें एतराज है ना मुझे अपना बनाने में?
देखना, लोग एक दिन हमें दो जिस्म एक जान कहेंगे। इस बात पर पानी एक पल को ठहर गई थी, पर वो बिना पलटे ही वापस चली गई। उसकी आंखों के किनारे भीग चुके थे। उसकी मजबूरी क्या थी, ये तो बस वही जानती थी। पर कबीर की बात 100% सच थी कि बानी भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती थी जितना वो करता था। कबीर ने जाते हुए बानी को देखा और अपने दिल पर हाथ रख लिया। थम जा यार, इतनी जोर से भी मत धड़क, बड़ी बेरहम है वो। कुछ हो गया तो घर पर आंसू बहा लेगी, पर मिलने नहीं आएगी। बड़बड़ाता हुआ कबीर भी बानी के पीछे चल पड़ा। जब कबीर नीचे आया तो उसने देखा सब जा चुके थे। कबीर ने इधर उधर नजर दौड़ाई, सिवाय बानी के उसे कोई नहीं दिखा। उसने अपने जेब से फोन निकाला तो देखा रिदम का मैसेज आया हुआ था। अच्छा मौका है, लड़की अच्छी है, मना ले और हाँ कदे। शुरुआत दोस्ती से करेगा तो बेहतर हो सकता है तेरे साथ। कबीर ये पढ़कर मुस्कुराया और बोला, लव यू जाने मन। कबीर बानी की तरफ बढ़ गया। हाय डॉक्टर जी, कबीर ने बानी से बड़े ही फॉर्मल तरीके से कहा, और कबीर की बातें बानी को भी अजीब लगी। बानी ने कबीर की तरफ देखते हुए हाथों के इशारे से पूछा, तो कबीर ने कहा, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? वो क्या है कि मेरा दोस्त शादी के बाद मुझे भूल गया। और ये कहते हुए कबीर ने अपना मुंह बेचारा सा बना लिया था। बानी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कार में जाकर बैठ गई। और बानी की तरफ से कोई जवाब न पाकर कबीर पैदल ही बाहर की तरफ बढ़ गया। बानी ने जब कबीर को जाता देखा तो हॉर्न बजाने लगी, और हॉर्न को सुनकर कबीर मन ही मन मुस्कुराया। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 35, मुझमें तू मुझसे ज्यादा है। यामी की गृह प्रवेश की रस्म हो रही थी और ये सब तैयारी कबीर ने करवाई हुई थी। जब यामी ने चावलों से भरे कलश को अपने पैरों से गिराया, उसके पायल की आवाज सुन रिदम के चेहरे पर मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। जब आलते के थाल में यामी ने अपने पैर रखे तो उसने अपने साथ अपनी नन्ही सी गुड़िया को भी ले लिया। और नन्ही सी यामी आलते में अपने पैरों को रंगे हुए देख चहक उठी। दोनों के कदमों के निशान सफेद चादर पर छपे देख रिदम की खुशी देखते ही बन रही थी। रिदम ने चादर को उठा माथे से लगाया और उसे ऐसा करते देख यामी ने मना किया। डॉक्टर साहब, आप हमें पाप के भागीदार बना रहे हैं। और रिदम ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आप दोनों ही हमारे घर की लक्ष्मी हैं, और शायद लक्ष्मी की जगह यही होती है बीवी। रिदम को यामी को माथे पर किस करता देख नन्ही यामी रिदम के पैंट को पकड़ के उसे हिलाते हुए अपने माथे पर उंगली कर इशारा करती है। और उसकी हरकत देख रिदम ने उसे गोद में लेकर पूछा, आपको भी किस्सी चाहिए? और नन्ही यामी ने हाँ कहकर मासूम सा चेहरा बना लिया था। उसकी मासूमियत देख रिदम ने उसके माथे पर भी किस कर दिया और यामी मुस्कुरा उठी। लव यू डैडा। रिदम तो मानो आज जमीन पर था ही नहीं। आज उसकी जिंदगी में सब कुछ था, एक खूबसूरत परिवार, छोटी सी मासूम सी बेटी और खूबसूरत सी समझदार बीवी। खुद को मुकम्मल होता देख रिदम खुदा से 100 बार शुक्रिया कर चुका था। इधर कबीर चुपचाप कार में बैठा था और बानी उसे 2 बार एड्रेस पूछ चुकी थी। जब कबीर ने कुछ नहीं कहा तो हार कर बानी ने अपने घर की तरफ रुख कर लिया था। कबीर शांत था, उसके मन में अनेक सवाल चल रहे थे और रिदम के समझाने के बावजूद वो बेचैन हो उठा था। बानी के दिल में क्या है, ये अच्छे से जानने के बावजूद वो ये जानना चाहता था कि बानी ऐसी क्यों है, उसके इस तरह बिहेव करने की वजह क्या है। बानी ने कार घर के बाहर रोकी और कबीर को उतरने के लिए कहा। कबीर ने जब बाहर देखा तो बानी का घर देखा। उसके मुंह से अनायास ही सॉरी निकल गया। मैं यहाँ से टैक्सी ले लूंगा, थैंक यू। ये कह कबीर कार से उतरकर सड़क की तरफ बढ़ गया और बानी उसे जाता हुआ देखते रह गई। और दिन के मुकाबले कबीर आज उसे कुछ बुझा हुआ सा लगा था और उसकी उदासी से उसके दिल को कुछ हुआ था।
उसका मुरझाया हुआ चेहरा देख बानी के दिल को तकलीफ हुई। बानी ने कबीर को तब तक देखा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गया हो। बानी मरे हुए कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ गई। उसके दिल में जो कश्मकश चल रही थी उसका इलाज उसे खुद भी नहीं पता था। प्यार प्यार तो उसे हो गया था, पर उस प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए वो हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। और इस बात की वजह बस बानी को ही मालूम थी। इधर यामिनी अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। उसे आज सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा नहीं था कि यामिनी के पास कुछ भी नहीं था। उसके पास भी आदित्य जितनी दौलत शोहरत थी, पर उसका लालच बड़ा था। उसकी नजर आदित्य के जायदाद पर थी। और ऐसा तब से हुआ जब यामी की माँ का देहांत हुआ। आदित्य का कोई बेटा नहीं था और यामिनी ने सोचा यामी की शादी के बाद आदित्य अपनी सारी जायदाद उसके बेटे के नाम करवा देगी। पर ऐसा नहीं हुआ। जब यामिनी को पता चला आदित्य ने अपनी सारी धन दौलत जायदाद यामी के होने वाले पति के नाम कर दिया था, और अगर यामी को कुछ हो जाता है शादी से पहले या बाद में, तो वो सारी दौलत चैरिटी में चले जाएगी। बस तब से यामिनी ने सोचा यामी की शादी किसी ऐसे लड़के से करा दे जो बाद में सारी जायदाद यामिनी के नाम कर दे। और अब जब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था तो वो आग बबूला हो रही थी। उसके मंसूबों पर पानी फिरता देख वो और ज्यादा खतरनाक तरीके से सोचने लगी थी। और अब वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उसका काम हो जाए और कोई बचे भी ना। इधर कबीर घर आ गया था। उसने नन्ही यामी को जब दुल्हन बनी यामी के साथ खेलते हुए देखा। उसे गोद उठा लिया। जाओ यामी, आराम कर लो, थक गई होगी ना तुम। गुड़िया को भी मैं अपने पास सुला लेता हूँ। ये कहकर कबीर नन्ही यामी को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रिदम किचन में चाय बना रहा था, और जब वो चाय बनाकर हॉल में आया तो उसे ना तो यामी दिखी और ना ही नन्ही सी गुड़िया। वो चाय की ट्रे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे का जैसे ही रिदम ने डोर ओपन किया तो पूरे कमरे में अंधेरा था, और यामी कमरे में रंग बिरंगे कैंडल्स को जलाने में मशरूफ थी। मोमबत्ती की लौ में यामी बेहद खूबसूरत लग रही थी, और उसकी खूबसूरती देख रिदम एक पल को ठहर सा गया था। उसकी जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी उसने कहाँ तसव्वुर की थी। यामी सच में अपने नाम की तरह थी, अप्सरा। खूबसूरती से सराबोर रिदम को खुद के किस्मत पर ही कभी कभी शक होने लगता था। और अभी भी उसने अपने हाथों पर चिकोटी काट ली थी, और ज्यादा तेज काटने की वजह से उसके मुंह से आह निकल गई। यामी ने दरवाजे की तरफ देखा तो रिदम अपने हाथों को सहलाने में लगा हुआ था। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। गई भैंस पानी में। क्या जरूरत थी मुझे जाने मन के जले पर नमक छिड़कने की। अब पता नहीं ये मेरा हार्ट सर्जन दूसरे हार्ट सर्जन को क्या कहेगा। वो अपना सिर पकड़ के बैठ गया। बानी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। परेशान होना बनता भी था। वो मायूस कबीर को याद करके बेचैन थी। उसे उसकी मोहब्बत में कहीं से कहीं दूर तक कोई धोखा या फरेब नजर नहीं आता था। अपने ही बनाए गए दायरे में बानी उलझ रही थी। मुझे माफ कर दो कबीर, मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जब तुम्हें मेरे अतीत के बारे में पता चलेगा तो शायद तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए, और मुझसे वो कभी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देखने के बाद अब अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कबीर कि मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देख सकूं। पानी फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसू इस बात के गवाह थे कि उसके दिल में कबीर के लिए क्या जगह थी, वो कबीर के लिए क्या महसूस करती थी। और बस एक यही वजह थी बानी आज बिखरी हुई सी अपने कमरे के कोने में रो रही थी। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।